हेलो गाइस, हमने डिस्कस कर लिया प्लान्स की मुख्तलिफ टाइप्स, गोल्स की मुख्तलिफ टाइप्स, प्लानिंग होती क्या है और प्लानिंग के बाद बाकी प्लानिंग के और क्या क्या इश्यूज हैं। अब हम प्लानिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज गोल सेटिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गोल सेटिंग का एक तरीक़ाकार जो पास्ट में चलता रहा है, आज भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है और ये एक बड़ा वेल स्टैब्लिश किस्म का तरीक़ाकार है, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि इसके अंदर गोल्स हमेशा एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जाके सेट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के जो बड़े हैं, हायर मैनेजमेंट गोल्स को सेट करती है। उन गोल्स को सेट करने के बाद उस गोल्स को फिर डिपार्टमेंटल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटल लेवल पे छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं आपको अगेन अगर इसकी एग्जांपल दी कि मैं ये आपसे कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि जी दे आर प्लानिंग टू हैव इंक्रीज इन देयर सेल्स एट द रेट ऑफ 25%। उन्होंने प्लान किया कि हम अपनी सेल्स को 25% के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के 4 बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जहां से सेल्स होती हैं। अब उसमें से हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसी हो जिसका कंपटीशन बहुत सख्त हो और उसके अंदर शायद 5% इजाफे का भी चांस ना हो, लेकिन कोई दूसरी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी हो सकती है जिसके अंदर कंपटीशन कम है और वहां पे इजाफा हो सकता है। तो इसका मतलब है अब जो हायर लेवल पे जो सेल्स का जो प्लानिंग की गई है कि हम 25% के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ लेकर आएंगे। अब जब उसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो हो सकता है कि फिर कहा जाए अच्छा डिपार्टमेंट ए की जो टारगेट है गोल सेटिंग का वो ये है कि उन्होंने अपनी सेल्स के अंदर 5% का इजाफा करना है और दूसरे के अंदर कहा जाए कि आपको 10% का इजाफा करना है। तो इस तरह गोल्स आर देन ब्रोकन डाउन इनटू सब गोल्स। इसका इस मेथोडोलॉजी की साइकी क्या है? इस मेथोडोलॉजी की साइकी बेसिकली ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका जो फोकस है वो नॉर्मली नैरो होता है। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का फोकस मैनेजमेंट साइंसेज की तरफ होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फोकस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ होगा। बट द पीपल हु आर सिटिंग on the top of the organization, for example rector, prorector, डायरेक्टर्स, उनका जो फोकस है वो जरा लार्जर होता है। तो दे आर एबल टू सी द बिग पिक्चर। ठीक है, जो आइडिया है दैट इज कॉल्ड बिग पिक्चर। तो वो जो कि बिग पिक्चर देखने की पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो बेहतर तरीके से गोल सेटिंग कर सकते हैं। और ज़ाहिर गोल्स का मतलब क्या होता है? गोल्स का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट कर सकें, आप गाइड कर सकें आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने किस तरीके से किस तरफ मूव करना है। तो गोल्स जो है वो बेसिकली क्लैरिटी और फोकस जो है उसको बढ़ाने की तरफ जा रहे होते हैं कि लोग मजीद बेहतर तरीके से चीजों को देख सके। हम अगर इसी गोल सेट रेटिंग को एक पिक्चर की शक्ल में देखें जो कि कॉटलर एंड रॉबिन्स की बुक में बड़े खूबसूरत तरीके से डिफाइन हुई है, वो आपको इस शेप में कुछ नजर आएगी कि दिस इज द नॉर्मल आइडिया ऑफ गोल सेटिंग। कि आप अगर देखें तो टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ने क्या कहा कि वी वांट टू इंप्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। अब हमने ये जो कंपनी परफॉर्मेंस है इसको डिफाइन किया छोटे पार्ट में, डिवीजन में आ गए। डिवीजन ने कहा कि अब हर शख्स अपने अपने डिवीजन की तरफ देख रहा है। ठीक है, डिवीजन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हर शख्स अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ देख रहा है और वो डिपार्टमेंट से फिर वो इंडिविजुअल के केस में आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह आप अक्सर सुनते होंगे इसके अंदर बैंक्स के अंदर कि जी हर शख्स कह रहा है मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। वो जो टारगेट है उसका, फर्ज करें उसका टारगेट है कि जी उसने इस साल 1 करोड़ रुपए के लोन लोगों को प्रोवाइड करने। तो 1 करोड़ का टारगेट बेसिकली कहाँ से आया? बैंक के टॉप पर शायद वो टारगेट शुरू हुआ होगा 2 अरब रुपए से कि जी इस साल बैंक ने 2 अरब रुपए के लोन देने हैं। उस 2 अरब रुपए में से पंजाब के हिस्से में हो सकता है 1 अरब रुपए आए हों कि जी पंजाब में 1 अरब रुपए के लोन्स देने हैं। उस पंजाब में से इस्लामाबाद के या पिंडी या लाहौर के हिस्से में हो सकता है 50 करोड़ रुपए आए हों। उस लाहौर में जो कि 15 ब्रांचें होंगी तो हर ब्रांच के हिस्से में हो सकता है 15-15 करोड़ रुपए आ गए हों। और फिर उस ब्रांच के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे उनमें से हर एक के हिस्से में, किसी के हिस्से में 5 करोड़, किसी के हिस्से में 1 करोड़, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड अदर थिंग्स। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव उनको डिफाइन हुए होंगे। ठीक है ना? इसका जो बेसिक आइडिया क्या बना? इसका बेसिक आइडिया बना कि टॉप में गोल्स डिसाइड हुए
और उसके बाद टॉप से वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते होते इंडिविजुअल की ऑब्जेक्टिव्स तक आ गए। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ गोल सेटिंग प्रोसीजर, जो कि हम आज तक देखते रहे हैं पास्ट में भी और आज भी बहुत हद तक इसको यूज किया जाता है। इट्स अ नॉर्मल स्टाइल ऑफ गोल सेटिंग प्रोसीजर्स। ये जो गोल सेटिंग प्रोसीजर है, इसका आइडिया किस चीज के ऊपर बेस करता है? इसका आइडिया बेसिकली बेस करता है मीन एंड चेन के ऊपर। मीन्स एंड चेन के ऊपर। मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है वो रास्ता, और एंड का मतलब होता है जहां आपने पहुंचना होता है। तो हमारा जो सिंपल आइडिया क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जो लोअर लेवल के गोल्स हैं, वो जो इंडिविजुअल शख्स को असाइन हुए थे कि ये तुमने 1 करोड़ का लोन देना है और तुमने 50 लाख का लोन इस दफा इशू करवाना है, ये लोअर एंड गोल्स है। और ये क्या है? दे आर मीन्स। अगर हर शख्स का छोटा छोटा गोल अचीव होता जाएगा तो हायर लेवल पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा गोल है वो अचीव हो जाएगा। और बड़ा गोल क्या था? 2 अरब रुपए के लोन देना। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे भी आप अगर देखें तो अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जी हमने पाकिस्तान में ग्रोथ लेकर आनी है, तो पाकिस्तान में बहुत दफा क्या होता है, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। हुआ क्या कि 10 ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया, फर्ज करें पीटीसीएल ने प्रॉफिट कमाया, फर्ज करें ओजीडीसीएल ने प्रॉफिट कमाया, और उसके मुकाबले में क्या हुआ कि पीआईए ने लॉस किया और स्टील मिल ने लॉस किया। और हुआ क्या कि जो पीटीसीएल का प्रॉफिट था वो अल्टीमेटली स्टील मिल और वापडा के या पीआईए के लॉस ने खत्म कर दिया, ऑफसेट कर दिया। अब अगर हम ये डिफाइन कर लें कि हर ऑर्गेनाइजेशन कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाएगी तो लॉस नहीं करेगी, तो क्या होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जब इंडिविजुअल लोअर लेवल का गोल अचीव होगा तो ओवरऑल पाकिस्तान में तरक्की का गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया बिटवीन मीन एंड चेंज। इसका भी आइडिया बेसिकली उसी तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है जो हमने अब अभी कहा कि ये एक पुराना स्टाइल है गोल सेटिंग का। आज की दुनिया जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक नया स्टाइल निकाला। अभी जिस तरह अभी आपने देखा कि जिस तरह मैंने बैंक की एग्जांपल में कहा कि जी बैंक ने ऊपर ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए और फिर लोगों को असाइन कर दिए। दूसरा आइडिया जो एग्जिस्ट करता है आज की दुनिया में, दैट इज नोन एज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अगर ऊपर से आपको गोल असाइन किया जाएगा कि जी तुम्हें इस दफा 1 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है या 1 करोड़ रुपए के लोन देने हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको बोझ महसूस होगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप तो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एक दो लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, एक के लिए 1 करोड़ रुपए का जो लोन देने का ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है छोटा हो और दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो, दूसरे के लिए पॉसिबल ना हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो आइडिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का आइडिया बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का आइडिया ये है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को नहीं बताएगी कि तुमने कितनी सेल्स कर दी है, बल्कि लोगों से पूछा जाएगा कि अच्छा आप क्या प्लान कर रहे हैं कि इस दफा आप क्या अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं कि अगर आपने पिछले साल 80 लाख रुपए की सेल्स की थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस साल आप क्या टारगेट कर रहे हैं? अब यहाँ भी जब वो टारगेट खुद डिसाइड करेगा बंदा कि जी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस दफा 1 करोड़ रुपए की सेल्स कर सकूंगा या 1.25 करोड़ की सेल कर सकूंगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये एक ऐसा गोल होगा जो उस शख्स ने खुद अपने लिए डिफाइन किया होगा। डिफाइन उसने उसी तरीके से किया होगा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, लेकिन अल्फाज उसके अपने होंगे। ठीक है, वो खुद बता रहा होगा कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू दिस ईयर। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उसकी अपनी कमिटमेंट बढ़ जाएगी उन गोल्स की तरफ। तो एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का आइडिया क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स एंड यूजिंग दोज गोल्स टू इवेलुएट एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जब उस शख्स ने अपना गोल खुद डिजाइन किया, फिर आप उसको उसके गोल के मुताबिक एवेल्युएट भी करेंगे, उसको उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक एवेल्युएट भी करेंगे, और जाहिर है वो जो प्रोग्रेस है उसको आप पीरियोडिकली रिव्यू भी कर रहे होंगे, और उसके बाद उसके जो रिवॉर्ड्स होंगे परफॉर्मेंस वो उसके मुताबिक उसको मिलेगी। इसका मतलब है एमबीओ प्रोग्राम के अंदर 4 बेसिक एलिमेंट होंगे। सबसे पहले गोल स्पेसिफिसिटी, उसने खुद गोल डिफाइन कर दिया कि जी मैं इस दफा 1 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी को करके दूंगा या बैंक को 1 करोड़ रुपए के लोन अचीव करके दूंगा। सबसे पहला गोल स्पेसिफाई हो गया।
पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ये 1 करोड़ रुपए का गोल कहां से निकला? ये उसने खुद डिफाइन किया, ये उसने खुद पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग बनी। पहले केस में क्या था कि ऊपर से आ रहा था कि जी दिस इज योर टारगेट, अब उसने पार्टिसिपेट किया है। इसमें एक एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड है, 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, जो भी डिफाइन हुआ है वो, एंड परफॉर्मेंस फीडबैक। और अब उसके पास हर वक्त अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक मौजूद है कि अगर उसने डिफाइन किया था कि उसने 1 साल में 1 करोड़ रुपए का लोन करना है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली हर महीने वो 8-10 लाख रुपए की सेल्स करेगा, तो क्या वो सेल्स हो रही हैं साथ साथ या नहीं हो रही? ठीक है, तो दिस इज द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर लोगों को बताया नहीं जाता, बल्कि जिसके अंदर लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल में आप कितना परफॉर्म कर सकेंगे, और फिर उस परफॉर्मेंस के मुताबिक प्लान होता है। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जिस तरीके से आप अपने छोटे भाई से बात करते हैं और उससे कहते हैं अच्छा यार तुम मुझे बताओ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो कि मैट्रिक में तुम्हारे कितने परसेंट नंबर हैं। ठीक है, अब जाहिर है वो आप अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलेगा जी कि मैं तो 60% की उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो 60% वाला बच्चा है तो वो कभी ये भी नहीं बोलेगा कि जी मैं जी बोर्ड में टॉप करने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, उसे अपनी पोजीशन का भी पता होगा, तो वो हमेशा आपकी शक्ल देख के, अपनी पोजीशन देख के वो एक रीजनेबल जगह बनाएगा। उसको ये भी पता होगा कि यार मैंने बहुत लोअर लेवल पे नहीं जाना, उसको ये भी पता होगा मैंने बहुत हायर लेवल पे नहीं जाना। तो जब वो अपने मुंह से ये डिसाइड करेगा कि जी मैंने अब 75% तक प्लान कर रहा हूँ, फिर उसे ये पता होगा कि दिस इज व्हाट आई हैव माई सेल्फ कन्वेड टू द एल्डर्स, so now I have to work on this। तो इसके अंदर एक वो जो एक होता है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कि जी दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, सो आई हैव टू टेक द ओनरशिप। सो दिस इज द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए कुछ बेसिक assumptions होती हैं जिसके तहत ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज वो सिस्टम इसके अंदर काम शायद ना कर पाए। वो क्या क्या चीजें हैं? 3 बेसिक assumptions हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की आइडिया को समझने के लिए। पहली, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ठीक है, अगर आपका सबऑर्डिनेट आपके बारे में नेगेटिव राय रखता है कि यार ये मुझे शायद चक्कर देने के चक्कर में, ये मुझे शायद फंसाने के चक्कर में, फिर वो आपसे सच्ची बात नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर सुपीरियर के दिमाग में ये है कि यार ये कोई ऐसी बात करे तो मैं ना फिर इसकी लिखी हुई चीज को रीजन बना के इसके खिलाफ कोई केस चला दूं, या कहूं कि यार ये तो बड़ा नालायक आदमी है, ये तो सिर्फ बड़े थोड़ी सेल्स की बात कर रहा है, तो इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बेसिकली एज्यूम करते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, अगेन जिस तरीके से हम बेसिक एजम्पशन करते हैं कि यार अगर हम लोगों को ये बताएं कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल जो मैंने अभी आपसे भाई की और आपकी एग्जांपल दी, बिल्कुल वही वाली बात आ गई कि एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म बेटर व्हेन दे क्लियरली नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ठीक है, और 80 to 90% केसेस में ये चीज बड़े ट्रू सेंस में देखी जा रही होती है कि जब एम्प्लॉयज को ये पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। और तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, हम ये एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो इंटरेस्टेड है इस सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कि एम्प्लॉयज को जब हम एतमाद में लेंगे, जब हम वो उनके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि क्या प्लान है और क्या ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रही है और ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर उनसे पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस लेवल की परफॉर्मेंस देने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो फिर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नंबर 1, एंड नंबर 2, दे ऑल्सो फील अगर जो परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी, तो फिर उन्हें उनका अच्छा इनाम मिलेगा, दे विल बी फुली रिवॉर्डेड। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो काम कर करके मर जाएंगे लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर ये एमबीओ सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर उनको ये फील हुआ कि जी जिसने काम नहीं किया उसको तो फायदा हो गया, लेकिन जिसने काम किया उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये एमबीओ सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो ये एमबीओ सिस्टम फेल हो जाएगा। तो एमबीओ सिस्टम के काम करने में ये 3 बेसिक assumptions है, जो अगर हो तो फिर ये एमबीओ सिस्टम काम करता है। इस एमबीओ सिस्टम में बेसिक स्टेप्स क्या है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये 8 पॉइंट्स मेंशन है आपकी जो मैनेजमेंट की बुक है रॉबिन्स एंड कॉटलर की, बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिए आपको। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। ठीक है,
जब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बन गए, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। जब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऊपर बन गए कि जी बैंक ने इस साल 2 अरब रुपए के लोन्स इशू करने हैं, अब वो जो 2 अरब रुपए के लोन है वो फिर उस लेवल पे डिवाइड हुए, और उस लेवल पे जो पंजाब का जो चीफ मैनेजर था या जो चीफ हेड था, उसने कहा जी कि ये इसमें से फर्ज करें 1 अरब रुपए की जो गोल्स है वो मैं अपने जिम्मे ले रहा हूँ कि हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर वहां से ये उठ के आया यूनिट मैनेजर्स के अंदर। यूनिट मैनेजर्स कोलैबोरेटिवली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर देयर यूनिट्स एंड विद देयर मैनेजर्स, ठीक है, उन्होंने आपस में डिफाइन किए। अब जब वहां से उठ के ये नीचे आ गया, ये यानी कि हेडक्वार्टर से उठ के पंजाब में आ गया, पंजाब से उठ के अब ये शहरों में आ गया। अब क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर कोलैबोरेटिवली सेट विद ऑल डिपार्टमेंटल मेंबर्स। अब वो डिपार्टमेंटल मेंबर्स के अंदर डिफाइन हो। उसके बाद एक्शन प्लान्स, कि अच्छा यार ये जो डिफाइन कर लिया गया है, अब हम इसको करेंगे कैसे। मकसद है मैंने अगर ये कह दिया कि बीइंग अ फैकल्टी मेंबर मुझे अब 4 पेपर पब्लिश करने हैं, अब क्या मैं करूंगा, क्या मैं दुआ मांगना शुरू कर दूंगा कि मेरे 4 पेपर पब्लिश हो जाए। आई नीड टू मेक अ एक्शन प्लान, क्या मैंने वो 4 पेपर कैसे पब्लिश करने हैं। उसके लिए मुझे जाहिर है मैं ये प्लान करूंगा कि मुझे 3-3 महीने हर पेपर को देने हैं। मुझे ये देखूंगा कि अच्छा ये जो मेरा पेपर का टाइटल है, इसमें इस किस्म के 2 लड़कों को मैं शामिल कर लूँ, अपने कोलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को, जो कि बेहतर तरीके से काम करेंगे मेरे साथ मिलके। नाउ दीज आर एक्शन प्लान्स व्हिच आर गोइंग टू बी made. So action plans defining how objectives are to be achieved are specified and agreed upon by managers and employees. Action plan define हुआ, then action plans are implemented. फिर आपने action plan implement कर दिया, और implement करने के बाद जो सबसे important चीज है वो क्या है, periodically review. Control system is specifically is extremely important. So the seventh step is progress towards objective is periodically reviewed. आप उसको periodically review करेंगे and feedback is provided, और आप उसका feedback उस तरह से provide करते रहेंगे कि तुम कितना पीछे हो ये या तुम कितना आगे चल रहे हो। And successful achievement of objectives is reinforced by performance based rewards। और जो लोग अपने अपनी परफॉर्मेंस के पूरे तरीके से पूरा कर देंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे, आप उनको रीइंफोर्स करेंगे थ्रू रिवॉर्ड्स। आप उनको उसका बेनिफिट देंगे। उसका बेनिफिट पैसों की शक्ल में हो सकता है, उसका बेनिफिट तारीफ की शक्ल में हो सकता है, उसका बेनिफिट प्रमोशन की शक्ल में हो सकता है। लेकिन आप जब उसको वो बेनिफिट देंगे, फिर उसको ये फील होगा कि अच्छा हाँ यार ये जो काम है इसका कोई फायदा है। तो दिस इज हाउ योर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम जो है ये वर्क करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसका ताल्लुक था कि जो प्लानिंग का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो कि क्या है कि आपने किस तरीके से गोल्स को सेट करना है। तो गोल सेटिंग असल में ऑर्गेनाइजेशंस में होती कैसे है, क्योंकि हमने दो टाइप्स डिस्कस कर ली। पहली जो टाइप है उसको हमने कहा कि हिस्टोरिकली इट इज द ट्रेडिशनल स्टाइल जिसके थ्रू हम प्लानिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। और दूसरा हमने स्टाइल देखा दैट इज नोन एज एमबीओ। एमबीओ जो है इसको बेसिकली जो डिफाइन किया था या जो पेश किया था दुनिया में, इट वाज बाय पीटर ड्रकर। और पीटर ड्रकर को हम अक्सर फादर ऑफ द मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि ये बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट की दुनिया में, जिसने बड़ी थ्योरीज दी और बड़ी अच्छी किताबें वगैरह लिखी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एमबीओ। थैंक यू।